जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंचल। किसान भाइयों, कहते हैं कि सूर्य चल पड़ा अपने रथ पर, तुम भी कदम बढ़ाओ, डरो नहीं राही मुश्किल से, आगे बढ़ते जाओ। जी हाँ, जीवन का दूसरा नाम ही है गतिशीलता, यानी जीवन में हमें हमेशा गतिमान रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज कृषि दर्शन में हम बात कर रहे हैं गेहूं और जौ की फसल में कटाई, प्रबंधन और भंडारण की। इस विषय पर हमें जानकारी देने हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कविता भादु, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर से। तो आइए लेते हैं इनसे जानकारी। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर कविता भादु है। मैं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम गेहूं और जौ की कटाई और भंडारण के विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कटाई के विषय पर चर्चा करते हैं। कटाई के लिए उपयुक्त समय क्या रहेगा? तो कटाई के लिए सबसे उपयुक्त समय रहता है जब हमारे दाने की नमी 20% से कम हो जाती है, क्योंकि अगर ज़्यादा नमी पर हम कटाई कर लेंगे तो उसे भंडारण करना हमारे लिए ठीक सुरक्षित नहीं रहेगा। और अगर हम नमी को कम कर देंगे तो उस समय जौ और गेहूं में झड़ने की समस्या हम देख सकते हैं। जौ की फसल में नमी बहुत जल्दी कम होती है, इसलिए हमें उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि समय पर उसकी कटाई कर ली जाए। तो ये हमारा कटाई का समय रहेगा। इसके बाद हम उसको कैसे पहचानें? तो गेहूं की बाली जो पीली या भूरे रंग की हो जाती है तो वो कटाई के लिए तैयार हो जाती है, और उसकी नमी देखने के लिए हम उसे हाथ से, नाखून से दबा कर देखेंगे। अगर वो टूट जाता है, इसका मतलब ये कटाई के लिए उपयुक्त समय है, और अगर वो टूटता नहीं है, इसका मतलब हमें अभी और इंतज़ार करना होगा। अब हम बात करेंगे कि कटाई के लिए कौन कौन सी मशीनें हम उपयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले कंबाइन हार्वेस्टर होता है। उसकी सहायता से हम कटाई, गहाई और सफाई तीनों कार्य एक साथ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध नहीं है तो हम बाइंडर और रीपर की सहायता से हम फसल को काट और बांध सकते हैं, और उसके बाद उसे थ्रेशर में गहाई कर सकते हैं। और इसके अलावा हाथ से भी दरांती या हंसिए से फसल की कटाई की जा सकती है। तो ये हमारे कटाई और गहाई के कुछ उपकरणों की चर्चा हो गई। अब हम आते हैं हमारे दूसरे भाग, भंडारण। भंडारण अगर सही तरीके से नहीं किया गया है तो उसमें हमें हमारी अनाज की गुणवत्ता प्रभावित होती है, साथ ही अनाज लंबे समय तक सुरक्षित भी नहीं रह सकता। तो भंडारण के पहले हमें कौन कौन सी तैयारियां करनी होगी, इस बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो भंडारण के पहले की जो तैयारी है उसे हम 3 चरणों में समझेंगे। पहला चरण ये रहेगा कि हमारे अनाज की नमी, जैसे कि कटाई के लिए नमी 20% से कम होनी चाहिए, वैसे ही भंडारण के लिए नमी 10% के लगभग हमें होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नमी पर हमने भंडारण कर दिया तो उसमें कवक और कीट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि अनाज की गुणवत्ता प्रभावित होती है। नमी के बाद हम दूसरा चीज़ देखते हैं कि हमारा भंडारण स्थल साफ़ सुथरा है या नहीं। भंडारण स्थल की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। भंडारण स्थल पर अगर किसी तरह की कोई दरारें दिख रही हैं तो वो हमें पहले से ही बंद कर लेनी होगी। भंडारण स्थल को चूने के पानी या फिर नीम के पानी से साफ़ करके बहुत अच्छी तरीके से सुखा लेना ज़रूरी है। इसके बाद हम भंडारण पे ये भी ध्यान रखेंगे कि वो हवादार होना चाहिए। अगर हवा का आवागमन नहीं हुआ तो भी तापमान बढ़ने के कारण वहाँ अनाज की गुणवत्ता प्रभावित होगी। अब तीसरा चरण आता है कि हम भंडारण स्थल का चुनाव। तो भंडारण स्थल का चुनाव हमें इस तरह से करना चाहिए कि वो चारों तरफ से बंद हो, वहाँ किसी तरह की भी चूहों का आवागमन ना हो, और किसी तरीके की नमी भी वहाँ ना आए। उसकी छत अच्छी तरीके से ढकी हुई होनी चाहिए। और इसके अलावा हमें अनाज जो हम भंडारण करने जा रहे हैं वो भी हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर अनाज में किसी तरीके के घास फूस, पत्तियाँ या फिर टूटा फूटा अनाज है तो उसे हम अच्छी तरीके से सफाई करके अलग कर देंगे, और तभी हम उसे भंडारण के लिए उपयुक्त मानते हैं। अब हम बात करें भंडारण किस तरीके से किया जाए। तो भंडारण करने के बहुत सारे तरीके हैं।
कुछ किसान बुखारी में भंडारण करते हैं। उसमें एक कमरे में एक दीवार खींच दी जाती है और उसमें भंडारण किया जाता है। इसके अलावा बोरियों में भंडारण, जूट की जो बोरियां रहती है उसमें भंडारण किया जाता है। वो जूट की बोरियों का भंडारण बहुत उपयुक्त माना गया है क्योंकि उसमें हवा का संचार बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा कई गड्ढे में भी भंडारण किया जाता है, लेकिन वो पक्के गड्ढे होते हैं। और धातु के ड्रम, प्लास्टिक के ड्रम में भी भंडारण किया जाता है। और बड़े पैमाने पर अगर भंडारण किया जाए तो साइलो स्टोरेज का भी उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ हमारे भंडारण के तरीके हैं। इसके बाद हम ये जानते हैं कि भंडारण के बाद किस तरीके की सावधानियां हमें रखनी होगी। तो भंडारण के बाद हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम उसका निरीक्षण समय समय पर करते रहें। 15-20 दिन में हमें निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें ये ज्ञात हो जाए कि हमारे अनाज में किसी तरीके की कोई नमी या फिर कीड़े या फफूंद तो नहीं आ रही है। अगर हमें किसी तरह की व्याधि वहाँ दिखती है तो उसका समुचित हमें समाधान करना ज़रूरी है। अगर वहाँ हमें नमी दिख रही है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ हवा का आवागमन हो, हमारा अनाज हम सुखाकर दोबारा से भंडारण करें। और अगर वहाँ कीड़े या फिर कवक की समस्या हमें दिख रही है तो उसका भी हम समाधान करेंगे। कीड़ों के लिए सबसे उपयुक्त है, अगर आप ऑर्गेनिक किसान हैं तो आप उसमें नीम की पत्तियाँ सुखाकर 1 क्विंटल अनाज में आधा किलो अगर नीम की पत्तियाँ सुखाकर हम डाल देंगे तो कीड़ों की व्याधि से हम बचा सकते हैं हमारे अनाज को। और इसको हम नीम की पत्तियों को सुखाकर परत के रूप में डाल सकते हैं, पोटली बांधकर भी डाल सकते हैं, या फिर चूर्ण बनाकर भी अनाज में मिलाकर रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्राकृतिक तरीका है और नीम की पत्तियां हमें आसानी से उपलब्ध भी हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम रसायन का उपयोग करना चाहें तो उसके लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड हम इसमें उपयोग लेते हैं। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड 1 टन अनाज में 3 गोलियां यानी कि 9 ग्राम हम रख के उसको अच्छे तरीके से प्लास्टिक से ढक देते हैं। 7 दिन उसको ढका रहने देते हैं, उसके अंदर फ्यूमिगेशन अच्छा हो जाता है। 7 दिन बाद हम उसको हटा देते हैं और हमारे सारे जो भी कीड़े उसमें हैं वो मर जाएंगे। उसके बाद हम हवा का संचार सुनिश्चित करेंगे कि हवा का आवागमन अच्छा हो ताकि उसका धुआं वहाँ से उड़ जाए। तो इस तरीके से हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें अगर रासायनिक उपयोग करना है तो कितना करना है, उसकी मात्रा हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। तो निष्कर्ष आज के वार्तालाप का यही है कि अगर हम अनाज को भंडारण करने में सावधानियां बरतेंगे तो उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी, जिससे कि हम उसे बीज और खाने दोनों के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम भंडारण पर थोड़ी और चर्चा करेंगे कि अगर हमारे पास पक्का भंडार गृह उपलब्ध है तो ये सबसे अच्छा है, लेकिन कुछ किसानों के पास पक्का भंडार गृह उपलब्ध नहीं होता है, तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है। अगर हमारा भंडार गृह कच्चा मिट्टी का बना हुआ है तो हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वहाँ किसी तरीके से चूहों का आवागमन ना हो पाए। उसके लिए हमें अगर किसी तरह के चूहों के बिल वहाँ दिखते हैं तो उन्हें हम अच्छी तरीके से भर देंगे। किसी तरीके की दरारें अगर दिखती हैं तो उन्हें अच्छी तरीके से लीप देंगे और उसके बाद उसका चूने के पानी या फिर नीम के पानी से उसको अच्छी तरीके से धोकर सुखाकर उसके बाद उसमें भंडारण करेंगे। भंडारण हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कृषक के पास अगर भंडारण स्थल खुद का है तो वो उसमें कर सकता है, पर कई बार अनाज का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है और कृषक के पास भंडारण की उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर कृषक के पास भंडारण के लिए पूर्ण स्थान उपलब्ध नहीं है तो वो उसके लिए गोदाम की सहायता ले सकता है। FCI के गोदाम हैं, हमारे केंद्रीय सरकार के गोदाम होते हैं, राज्य सरकार के भी गोदाम होते हैं। तो उनमें किसानों को कुछ सब्सिडी दी जाती है और उसके तहत वह उसका 50 किलो का अनाज लगभग 7 रुपये में वहाँ भंडारण कर सकते हैं। तो ये इस सुविधा का भी किसान लाभ उठा सकते हैं अगर उन्हें भंडारण और
भंडारण की व्यवस्था उनके पास नहीं है तो वो उन गोदामों की सहायता ले सकते हैं। किसान भाइयों, कटाई और भंडारण के बाद विपणन पर हम थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। तो विपणन के लिए हमारे पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। सबसे पहले हमारी APFC मंडियाँ, जहां हम हमारा अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं, जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। गेहूं के लिए यह इस बार 2425 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा हम अपना अनाज ई-नाम प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत भर में कहीं भी बेच सकते हैं। इसके अलावा FPO बना करके किसान अपना अनाज समूह में किसी उपभोक्ता को बेच सकते हैं। या फिर चौथा हमारा तरीका ये रहेगा कि किसान सीधे ही उपभोक्ता को अपना अनाज बेच सकता है अगर उसे अच्छा मूल्य मिल रहा है। और इस तरीके का सीधा उपभोक्ता को बेचना हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसान बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक का आजकल बाज़ार में बहुत अच्छा भाव उन्हें सीधे उपभोक्ता से मिल सकता है, जो उन पर विश्वास करते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आज हमने चर्चा की कि हम कटाई और भंडारण में किन सावधानियों का ध्यान रखेंगे। अगर हम ये चर्चा की गई सावधानियां रखेंगे तो हमें हमारे अनाज की गुणवत्ता अच्छी रहेगी और हमें इसका मूल्य भी अच्छा मिलेगा। इसके साथ ही हमने विपणन पे भी कुछ चर्चा की है। अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित ही अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारियों का लाभ उठाते हुए आप ना सिर्फ गेहूं और जौ की उचित कटाई करेंगे, बल्कि उसके भंडारण में भी बताई गई बातों का ध्यान ज़रूर रखेंगे। आप कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, अपने पत्रों के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, अब तो चलने का वक्त हो चला है, तो यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल, जय हलधर।